Favorable financial leverage is a situation when the rate of return is greater than the cost of debt. In this situation, we preferred the debt capital in our capital structure, whereas in case of negative or unfavorable financial leverage, we prefer the own capital as compared to the debt capital in our capital structure. Because unfavorable financial leverage is a situation where the debt capital is more than the rate of return. In the dividend decision, we discussed the most important part of the company, that how much profit company retain by them and how much profit distribute to the shareholder as a profit. So all the three decision is very important for every business. So the financial management covers all these points, as well as it covers the management of fixed capital and working capital, as well as it also covers the management of all the financial aspects of the business. So after discussing the chapter number 9, that is a financial management, now we will move to the chapter number 10, that is a financial market. What is financial market? Let's discuss it. The concept of financial market. In an economy, there are two major sectors, that is a household and producers. Household usually save a part of their income to earn return on it through investment. On the other hand, producer and business firm are in need of finance at all times for conducting business activities. It means कि हमारे जो बिजनेस में दो तरह के सेक्टर्स, अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर्स हैं, एक है हाउस होल्ड और एक है प्रोड्यूसर. हाउस होल्ड वो है जो इनकम अर्न करता है और उस इनकम में से कुछ पैसा वो खुद पे खर्च करता है, स्पेंड करता है, और कुछ पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसे प्रॉपरली रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे मार्केट से, या वो बैंक में पैसा जमा कर देता है या फिर किसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर देता है. वेयर एज अ प्रोड्यूसर एक ऐसा ग्रुप है जो ये चाहता है कि उसे फाइनेंस मिले, पैसा मिले, ताकि वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को ईजिली परफॉर्म कर सके. सो ऑन द अदर हैंड, प्रोड्यूसर financial market and banks act as intermediaries in allocative function of matching the demand and supply of the funds. यानी अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें या बैंक्स की बात करें तो वो इन दोनों के बीच में, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट्स की भूमिका अदा करता है. कैसे? देखिए, जैसे कि हाउस होल्ड जिनके पास सरप्लस फंड है, जो अर्न करते हैं, अर्न करने के बाद एक्सेस मनी को वो इन्वेस्ट कर देते हैं और वो चाहते हैं कि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले. वेयर एज अ प्रोड्यूसर क्या कर चाहते हैं, उन्हें फ़ंड की ज़रूरत होती है, नीड होती है. अब वो उस फंड का क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में फिर प्रोडक्ट को सेल करके फिर प्रॉफिट अर्न करेंगे, और उस प्रॉफिट से जिनसे उन्होंने फ़ंड अराइज किया है, जिससे उन्होंने फ़ंड लिया है, उसको वो उसका रिटर्न प्रोवाइड करेंगे. सो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट या बैंक एक ऐसा इंटरमीडियरीज है जो हाउस होल्ड और इन्वेस्टर्स यानी फर्म्स के बीच में एज अ मीडिएटरी काम करते हैं, इंटरमीडियरीज काम करते हैं, ताकि यहाँ पे डिमांड किसकी है, बिजनेस फर्म की, सप्लाई किसकी है, हाउस होल्ड की. सो वो दोनों की नीड फुलफिल हो सके. सो इन दिस diagram you can easily show the two groups, the household and business firm. Household are the savers मतलब वो सेव करते हैं पैसा, और बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो एलोकेटिव फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और ये सारा जो पैसा होता है वो बिज़नेस फर्म्स को ईजिली अवेलेबल कराते हैं. सो बिज़नेस फर्म का काम क्या होता है, पैसे को इन्वेस्ट करना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न में. और बेसिकली काम क्या होता है बिजनेस फर्म का, कि वो पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट आए, उस प्रॉफिट में से जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हाउस होल्ड्स को रिटर्न करें, और एज वेल एज जो बाकी प्रॉफिट बचे वो अपने पास रख लें. सो अगर हम बात करें तो बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसे मीडिएटर्स हैं जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, हु हैव अ सरप्लस फंड, उनसे वो पैसा अरेंज करके, उनसे वो पैसा प्रोक्योर करके वो पैसा बिजनेस फर्म तक पहुंचाती है. जैसे अगर हम अगर 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं और हमारी नीड जो है 15,000 रुपीज़ पर मंथ में ही कंप्लीट हो जा रही है, तो हम 35,000 रुपीज़ क्या करेंगे, बैंक में जमा रहने देंगे, उसको हम विड्रॉ तो करेंगे नहीं. ओके, सो वी हैव अ 35,000 सरप्लस फंड.
जिसको हम अपने पास नहीं रखे हैं, उसको हमने इकनॉमी में ही रखा हुआ है, बैंक के पास ही रखा है। अब बैंक क्या करेगा, जिस फर्म्स को उस पैसे की ज़रूरत है वो आए और प्रॉपर उस पर एक रिटर्न दे, यानी इंटरेस्ट दे, और रिटर्न दे के वो पैसे को यूज़ करे। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल मनी पैसा नहीं लौटाना है वो भी लौटाना है। आप उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं और एट द राइट टाइम आप उसको पैसे को लौटाना भी पड़ेगा। सो अगर हम ये कहें कि बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट ये दोनों ही हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर हमारे सामने कोई प्रोड्यूसर आके कहे या इन्वेस्टर आके कहे कि यार मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे कोई काम करना है। सो बेसिकली हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि हमारा उसके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं रहती है, हमारे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता। सो फाइनेंशियल मार्केट और बैंक्स एक ऐसे ट्रस्ट कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोनॉमी के, जिनके पास हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो एज़ पर द नीड ऑफ द फंड वो पैसे को बिजनेस फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं और वो उस पैसे को यूज़ करते हैं। ओके, the next paragraph is, if the allocative function of directing funds available for the investment into the most productive investment opportunity is performed well, it leads to the number 1 higher rate of return to household, and number 2 allocation of scarce resources to those funds which have the highest productivity। यानी इससे 2 फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट और बैंक्स के रोल को देखें तो उनके आने से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे बिज़नेस में। पहला तो हाउस होल्ड को हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, यानी फ़ंड की जितनी मार्केट में डिमांड होती है, जितना ही ज़्यादा डिमांड होती है उनको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दूसरा, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज मतलब अगर ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट नहीं होते तो कई सारे सोर्स ऑफ फंड स्केयर रह जाते, लोगों तक मनी पहुँच नहीं पाता, लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मंथली इनकम इतनी है और आप सिर्फ 15,000 यूज़ करें फॉर द मंथली एक्सपेंडिचर एंड यू सेव 35,000 पर मंथ, तो आप उस 35,000 का कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट नहीं होते तो शायद ये पैसे अभी भी आपके पास पड़े होते और ये पैसे अनप्रोडक्टिव होते। तो बैंक्स क्या करता है, उन पैसे को प्रोडक्टिव बनाता है और आपको उस पर कोई रेट ऑफ रिटर्न भी प्रोवाइड करता है। बैंक अपने पास से वो 4% या 5% या 10% का रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रोवाइड नहीं करता, वो उस पैसे को स्पेसिफिक बिजनेस फर्म्स को यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करता है और वो बिजनेस फर्म उस पैसे को यूज़ करती है और उसके बदले रेट ऑफ रिटर्न देती है। बैंक्स अपने कुछ प्रॉफिट्स या फाइनेंशियल मार्केट अपने कुछ चार्जेस काट के, अपनी कुछ प्रॉफिट मार्जिन को काट के फिर वो बाकी पैसा क्या कर देता है, सेवर्स को, दैट इज़ अ हाउस होल्ड को रिटर्न कर देता है। सो नेक्स्ट, सो व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट? सो वी कैन से दैट फाइनेंशियल मार्केट is just like a bank who provide the link between the household and business firms, as well as we can say that with the help of financial market it fulfills the need of savers as well as the investor. What is the need of savers? कि उसके फ़ंड को यूटिलाइज़ हो, उसको उस फंड पे उसको प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न मिले, और इन्वेस्टर्स को क्या नीड होती है कि उनके राइट टाइम पे राइट फंड अवेलेबल हो जाए और वो भी कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो। सो उनके पास कई ऑप्शन होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, कई बैंक्स के ऑप्शन होते हैं, तो वो किसी बैंक्स में जाकर पैसे को ऑफ़र कर सकते हैं। सो यू नो वेरी वेल कि ये जो पूरा टर्म है फाइनेंशियल मार्केट का, ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि इन दोनों ग्रुप्स यानी इकोनॉमिक के दोनों सेक्टर्स की नीड को फुलफिल किया जा सके। सो द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टर्म्स यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। द फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज इन द डेफिनेशन। ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट कैसा मार्केट है? प्लीज़ लिसन केयरफुली। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं। सो अब इसमें बात आई फर्स्ट, द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स इनिशियल इशू, दैट इज़ द इशू ऑफ शेयर डिबेंचर बाय अ फर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी फाइनेंशियल मार्केट का पहला काम होता है कि वो फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करे। यानी कंपनी जब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे अपने कैपिटल को सब अरेंज करने के लिए शेयर इशू करना पड़ता है। तो कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर को इशू करती है।
Okay, so with the help of financial market, the company easily issued their share and procured the sufficient fund from the financial market. The second one is the exchange of assets. Which kind of asset? That is a financial assets. Purchase and sale of existing financial assets like equity share, debenture and bonds. यानी with the help of financial market हम इन सारी financial assets को easily क्या कर सकते हैं, sell कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं. ये financial assets का मतलब क्या है? The third point में given है, the financial assets means share, debenture, treasury bill and bonds. So we can say that in easy word, what is a definition of the financial market? Financial market is a market for creation and exchange of financial assets. What is the meaning of financial assets? Financial assets means share, debenture and treasury bill. What is the meaning of creation of financial assets? Creation of financial assets means the issue of share, debenture for the first time, as well as the exchange of financial assets means the purchase and sale of the existing financial assets. यानी जो ऑलरेडी फाइनेंशियल एसेट्स मार्केट में इशू हैं उसको ईजिली से आसानी से परचेस किया जा सके और किसी होल्डर के थ्रू उसको सेल किया जा सके. द नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? आपको कुछ चीज़ें हिंट तो मिली गई होंगी फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है. सो फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन एन इकनॉमी बाय परफॉर्मिंग 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस. यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के अगर फंक्शन पे अगर हम डिस्कस करें तो फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है इकनॉमी में जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको ईज़िली एलोकेट करना. यानी जो इकनॉमी में जो स्केयर रिसोर्सेज हैं इनको एलोकेट करना. स्केयर रिसोर्सेज का मतलब है जो रिसोर्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है. यानी मार्केट में अगर फाइनेंस की कमी है, लोगों के पास डिमांड है फ़ंड की बट लोगों के पास फ़ंड पहुंच नहीं रहा है, वो किसी भी रीज़न से. रीज़न ये भी हो सकता है कि जनरली बैंक के पास काफ़ी सारे काम होते हैं तो वो जनरली सबको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाती क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी ओवरबर्डन होता है, उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी डिमांड्स होती हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? नीडी इन्वेस्टर्स को जिनको प्रॉपर राइट टाइम पे पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंशियल मार्केट उनको राइट टाइम पे फंड अवेलेबल कराए. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, एक ऑप्टिमम रेट ऑफ रिटर्न पे अवेलेबल कराए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम किसी को फ़ंड अवेलेबल करा रहे हैं लेकिन उसका रेट ऑफ रिटर्न प्रॉपर नहीं है, यानी हम उसको कह सकते हैं फेयर रेट पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी क्या होता है, गलत होता है. सो फाइनेंशियल मार्केट का जो रोल होता है वो यही होता है कि इट एलोकेट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी. सो हाउ इट कैन बी डू इट? So the first one is mobilization of saving and channelizing them into the most productive uses. A financial market facilitates the transfer of saving from the savers to investors. Thus, it helps in channelizing surplus fund into the most productive use. यानी फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहला काम क्या होता है? मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, यही काम होता है कि जो सेविंग्स हैं, किसकी सेविंग्स हैं? हाउस होल्ड की जो सेविंग्स हैं, उन सेविंग्स को अरेंज करना और उस सेविंग्स को इन्वेस्टर्स को देना ताकि वो उसका मोर एंड मोर प्रोडक्टिव यूज़ कर सकें. जैसे अगर आपने कोई पैसा घर में रखा है तो वो पैसे से आप पैसा नहीं बना सकते, उस पैसे पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा. लेकिन मैं उठा के इन्वेस्ट कर देते हो, वही पैसा किसी फाइनेंशियल मार्केट में लगा देते हो, म्यूचुअल फंड में लगा देते हो, कोई शेयर खरीद लेते हो तो आप उसको पे रिटर्न भी मिलता है. सो आप FD करा लेते हो बैंक पे तो उस पर भी आपको रिटर्न मिलता है. सो फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर्स एज वेल एज हाउस होल्ड दोनों के बीच का एक लिंक होता है जो कि सरप्लस फंड को मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में इन्वॉल्व करता है ताकि उस पैसे से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें और हायर रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकें. द सेकेंड वन इज़ अ फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी. It is very important part. Financial market facilitate the price discovery. What is a price discovery? Household represent the supply of fund and the business firm represent the demand. ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि दो सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के, एक हाउस होल्ड है और एज वेल एज द सेकेंड वन इज़ अ इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्टर्स की डिमांड होती है, यानी बिजनेस फर्म की डिमांड होती है कि उनको फंड मिले, उनको फाइनेंस मिले, पैसा मिले ताकि वो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी ईजिली परफॉर्म कर सके. और इसके लिए वो डिमांड करते हैं मार्केट में फाइनेंस के लिए, और उस डिमांड को पूरा कौन करता है? बेसिकली सच काइंड ऑफ डिमांड फुलफिल बाय द हाउस होल्ड. सो वी कैन से डैट कि हाउस होल्ड फंड की सप्लाई करते हैं
और बिजनेस फर्म उस फंड की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं. द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स विच इज़ बिंग ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर मार्केट. यानी फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली उस पर्टिकुलर फंड की या उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड एंड सप्लाई कैलकुलेट करता है और उस बेसिस पे उस फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस को डिसाइड करता है. सो आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाउ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी. यानी अगर कोई कंपनी ने शेयर और डिबेंचर इशू किया फॉर द रेजिंग ऑफ फाइनेंस और उस मार्केट में उस शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सो उस शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा. शेयर की डिमांड कम है तो कम होगा. यू नो वेरी वेल, जब किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होती है और जब कम होती है तो डिक्रीज़ होती है. लेकिन अपोजिट टर्म में भी ये चीज़ें होती हैं, जब किसी चीज़ों की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. दोनों तरह से आप देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. ऐसे मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट विच क्रिएट एंड एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट्स. यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट भी करता है और उसको एक्सचेंज भी करता है. यानी अगर हमें फाइनेंशियल एसेट्स से लिक्विडिटी जनरेट करनी है, इट मीन्स कैश जनरेट करना है, तो फाइनेंशियली मार्केट तो है. यानी फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है हमें ऐसी फैसिलिटी कि हम जब चाहें फाइनेंशियल एसेट्स को परचेस कर सकते हैं एंड जब चाहें उस फाइनेंशियल एसेट्स को सेल कर सकते हैं और सेल करके हम ईजिली अपने उस एसेट से लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. इन डूइंग सो they provide liquidity, which means that financial assets are easily converted into cash whenever required. The fourth one is reducing the cost of transaction. Financial market provide a common platform where buyer and seller meet. It helps in saving times, effort and money of the buyer and seller at the time of trading in the market by providing the valuable information. Okay. अगर आप फाइनेंशियल मार्केट का देखो तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप ईजिली फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट कर सकते हो और उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हो, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी प्राइस डिसाइड कर सकते हो. यानी एक पर्टिकुलर मार्केट है, अगर आपको फाइनेंस की डिमांड है तो आप फाइनेंशियल मार्केट से ईजिली आकर फंड रेज कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो, लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो रही. तो यू कैन सी दैट all the things complete at a common platform. So आप एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही जगह है जहाँ पे आप सारा काम कर सकते हो. आप जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो आप, मैंने कहा ना, खुद ही कई सारे ऐसे फंड होते जो यूटिलाइज हो ही नहीं पाते. आपके पास पैसा रहता बट आप उस पैसे को प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर पाते ड्यू टू द एनी रीज़न, क्योंकि आप किसी भी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ के बारे में आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है. और यू हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क, आप डे टू डे वर्क कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, काम शाम को आके फिर आप रात भर ये सोचो कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, तो आपने बैंक में जमा कर दिया, एफडी में लगा लिया, आपने कंसल्टेंट से पूछ लिया. यानी कि ऐसा मार्केट है जहाँ पे सारी चीज़ें ईजिली परफॉर्म हो जा रही हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. सो कहीं ना कहीं ये हमारे कॉस्ट को कम करता है, हमारे मेंटल लेवल को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है. सो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हमारा टाइम सेव होता है, हमारा एफर्ट कम लगता है, एज वेल एज ईजिली कोई भी सिक्योरिटी ईजिली अवेलेबल होती है और उसे हम ईजिली कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. सो दे आर बेसिकली 4 फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. द फर्स्ट वन इज अ मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज. हाउस होल्ड से पैसा अरेंज करना और उस पैसे को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में लगाना, यानी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना. द सेकेंड इज़ अ प्राइस डिसाइड करना फाइनेंशियल एसेट्स की. द थर्ड वन इज़ उस फाइनेंशियल एसेट्स को ईजिली कैश में कन्वर्ट कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना. एंड ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे होती है. दैट्स वाई हमें टाइम सेव होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर नहीं होता है, एंड ऑल द थिंग्स डन वेरी ईजली. सो द जो हमारा ट्रांजिशन का जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होता है. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट.
The types of financial market. So after discussing what is financial market is a market where we create a financial assets as well as exchange the financial assets. So basically financial market can be divided into two categories. The first one is a money market and second one is a capital markets. Okay, so financial market is a market in which we are create and exchange the financial assets. So financial market can be categorized on the basis of the maturity. Okay, सो हम लोग पूरे फाइनेंशियल मार्केट को मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग यानी उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट एंड सेकेंड वन इज़ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट. सो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है इट विल बी रिलेटेड टू द मनी मार्केट एंड द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट विल बी टर्म्ड एज द कैपिटल मार्केट. सो लेट्स वी मूव टू द फर्स्ट मार्केट दैट इज़ अ मनी मार्केट. इसको पहले मैं आपको ईजिली समझा दूँ. So financial market can be categorized into two categories, the short term and long term. The short term money market means the money market and long term financial market is a capital market. और ये short term long term का criteria क्या है, 1 year and more than 1 year से. ओके यानी financial So let's we move to the money market. Okay, the money market is a market for short-term funds which deals in a monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. यही मैं बात पहले बता रहा था आपको कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां हम शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं. शॉर्ट टर्म डील्स का मतलब होता है 1 साल के अंदर के लिए. इट मीन्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर. यानी कि मनी मार्केट में हम उन सारी फाइनेंशियल एसेट्स को डील करते हैं जिनकी मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम के लिए होती है. It is a market where is a low risk, unsecured and short term debt instrument that is are highly liquid, are issued and actively traded every day over a telephone over the through the internet. यानी मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे रिस्क कम होता है क्योंकि पीरियड कम है, 1 साल के अंदर ही होता है. अनसिक्योर्ड डेप्ट होता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट्स होता है और ये डेप्ट हाईली लिक्विड होता है. हाईली लिक्विड इसलिए होता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम ईजिली कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं. और जनरली मनी मार्केट पे जो सारे काम होते हैं वो टेलीफोन पे होते हैं और इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं. So major participants in the money market are Reserve Bank of India, commercial banks, non-banking finance companies, state governments, large corporate houses and mutual funds. So money market का जो basically participants यानी कि इसमें कौन कौन से लोग इसमें participate लगते हैं. So उसमें Reserve Bank of India होता है, commercial banks होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं एंड लार्ज कोऑपरेटिव हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं. यानी ये सारे जितने भी मैंने आपको पार्टिसिपेंट्स का नाम बताएं ये जनरली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम के लिए होती है. और ये सारी सिक्योरिटी सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं. सो वन बाय वन आई विल डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट. सो प्लीज़ लिसन केयरफुली. मनी मार्केट में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को डील किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ अ ट्रेजरी बिल. इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. RBI इशूड इज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी टी बिल जो है एक शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है. बट जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे डायरेक्टली इशू नहीं करता. इसे पहले RBI को इशू किया था और RBI फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इसे इशू करता है. यानी एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी 1 साल से कम के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है. इसे कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इशू करती है, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं करती है. पहले ये बिल RBI को इशू किया जाता है, फिर RBI इसे मार्केट में इशू करती है. अब ये इशू का क्या लफड़ा क्या है, जैसे आप लोग मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इशू. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ंड की ज़रूरत होती है तो वो फ़ंड के लिए पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट होती है. तो वो डायरेक्टली ट्री बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो RBI को इशू कर देती है. अब RBI के ऊपर होता है कि वो बिल को मार्केट में इशू करना चाहती है कि नहीं. यानी अगर वो मार्केट से पैसा लेना चाहती है, अपने कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो वो उस बिल को इशू कर सकती है. सो बेसिकली व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीडेड अ फंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, सो इन दिस सिचुएशन द गवर्नमेंट इंडिया इशूड अ ट्रेजरी बिल to the Reserve Bank of India and thereafter Reserve Bank of India issue the treasury bill on the behalf of government of India.
सो बेसिकली इसके कुछ फीचर्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ जीरो कूपन बॉन्ड्स, यानी ट्रेजरी बिल जो होता है वो एक जीरो कूपन बॉन्ड्स होता है. एट हैज़ अ मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, और इसकी मेच्योरिटी 1 साल से कम के लिए होता है. अभी आपके मन में आ रहा होगा सर व्हाट इज़ जीरो कूपन बॉन्ड्स. तो जीरो कूपन बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड जहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेजरी बिल इशू किया है 10 करोड़ रुपए का और उसे अरेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उस पर कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा. लेकिन हाँ, जीरो कूपन बॉन्ड्स में एक ख़ास बात ये होती है कि जब 10 करोड़ रुपए का फ़ंड गवर्नमेंट आज इशू कर रही है, फ़ंड इशू करने का मतलब है 10 करोड़ रुपए उसको ज़रूरत है, तो वो आज जो भी सिक्योरिटी इशू करेगी उस पर वो 9 करोड़ 90 लाख रुपए मार्केट से ले लेगी और 10 लाख रुपए उसे छूट दे देगी कि आपको रिटर्न के टाइम हम 10 करोड़ रुपए देंगे, आज आप हमें 9,90,000 दे दीजिए. यानी इस पे आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. ज़ीरो कूपन का बॉन्ड का मतलब होता है नो इंटरेस्ट बट वी टेक द इंटरेस्ट, द डिफरेंट वैल्यू इज़ द इशू प्राइस एंड द मैच्योरिटी प्राइस. जैसे इशू प्राइस था 9,90,000 रुपये, 9 करोड़ 90 लाख रुपए, और मैच्योरिटी प्राइस था 10 करोड़ रुपए. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जस्ट 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि चलो आज मैं फ़ंड इशू कर रहा हूँ थ्रू द ट्रेजरी बिल. तो आज उसने मार्केट में 10 करोड़ रुपए का फ़ंड इशू ज़रूर किया, 10 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी ज़रूर मार्केट में इशू की, लेकिन उसमें पैसा मिला 9 करोड़ 90 लाख रुपए. बाकी 10 लाख रुपए वो एज अ इंटरेस्ट कब प्रोवाइड करेगी? एट द मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड. जब ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी आ जाएगी तो उसे रिटर्न भी तो 9 करोड़ 90 लाख रुपए देना चाहिए, वो तो 10 करोड़ रुपए दे रही. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पे ट्रेजरी बिल में ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन होता है यानी रीपेमेंट होता है वो उसके एक्चुअल प्राइस पे.